दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं और सेक्शन 215 करस्पॉन्डिंग टू 195 सीआरपीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से बन सकते थे, बट जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। अब बारी आएगी नेक्स्ट सेक्शन 216 BNSS। ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 195 कैपिटल ए सीआरपीसी की, और ये 195 कैपिटल ए सीआरपीसी सन 2005 में ऐड की गई थी। उससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज करा दी है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई या जिस व्यक्ति ने केस डाला या उस केस में जो गवाह हैं, विटनेसेस हैं, उनको धमकियां मिलती हैं। आपने देखा होगा। अगर किसी ने ऐसा सुना है, किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ या आपने किसी के साथ ऐसा सुना। तो मैं आप लोगों को आज पहले उस सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो सेक्शन धमकी देने को दंडित करती है, पनिशेबल बनाती है। तो भारतीय दंड संहिता की बात करें, आईपीसी की बात करें, तो वहां पर भी सेक्शन 195 ए आईपीसी ही होती थी। और अब जब ये भारतीय न्याय संहिता बना, तब इसका नंबर चेंज होकर हो गया है 232 भारतीय न्याय संहिता। क्या इसमें कुछ चेंज आया है? तो चेंज के नाम पे आप ये देख लीजिए कि कोई चेंज तो नहीं आया, बट इसमें 195 ए आईपीसी की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा वैसे मैं सीआरपीसी पर, क्योंकि यहां जो मैं सेक्शन आपको बताऊंगा आईपीसी या बीएनएस की, ये कनेक्टेड है सीआरपीसी की सेक्शन से, बीएनएसएस की सेक्शन से। तो इसलिए पहले हम समझेंगे कि किसी गवाह को धमकी देना क्या कोई अपराध भी है, अगर है तो क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जनरली जब आपने देखा होगा कि धमकी जब मिलती है किसी भी पर्सन को, तो उसको पनिशेबल बनाया 2005 से सेक्शन 195 कैपिटल ए आईपीसी, और अब हो गई है वो 232। इसका हेडिंग आप देख लीजिए, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। हिंदी में बात करें तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना, ये इस सेक्शन का हेडिंग है। देखिए, धमकी किस किस तरीके की मिलती है लोगों को, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस किस तरीके की धमकियां लोगों को मिलती हैं। लोगों में वो जिन्होंने कंप्लेंट की हुई है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, या उस केस में वो लोग गवाह हैं, किस किस तरीके की धमकी आपको देखने को मिलेगी। धमकी मिलती है केस वापस ले ले, नहीं तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, देखा होगा आपने। तो केस वापस लेने की धमकी मिलती है। मैं इसलिए आपको ये सारी धमकियां बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रैक्टिकल में, क्योंकि हमको ये जानना है कि कौन से तरीके की धमकी को पनिशेबल बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है, और किस प्रकार की धमकी को दंडनीय नहीं बनाया कानून ने। क्योंकि दोनों बातें आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक धमकी तो केस वापस लेने की हुई, दूसरी धमकी दी जाती है जो केस में एक्यूज होता है, वो धमकी देता है गवाह को कि वो गवाह अपनी गवाही इस तरीके से दे कि वो एक्यूज के पक्ष में चली जाए। जनरली गवाह क्या बोलता है, एक्यूज के अगेंस्ट गवाही देता है, बट यहां एक्यूज ने धमकी दी है कि वो झूठी गवाही दे जिससे कि उसके पक्ष में केस हो जाए और वो बरी हो जाए, एक्विटल हो जाए। इस तरीके की धमकियां भी आपने देखी होंगी। और कभी कभी शिकायतकर्ता जिसने केस कराया है, वो व्यक्ति भी धमकी देता है गवाह को। और वो किस लिए धमकी देता है? देखिए, वो इसलिए धमकी देता है कि किसी गवाह को इसलिए धमका रहा है वो कि तू झूठी गवाही दे दे कोर्ट में जाकर,
जिससे कि इस शिकायतकर्ता ने जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की हुई है उसको सजा हो जाए। यानी एक्यूज पर्सन को सजा दिलाने के लिए शिकायतकर्ता भी कभी कभी धमकियां देते हैं। आपने देखा होगा इनोसेंट पर्सन्स को खूब फंसाया जाता है और उस केस में जो गवाह बनाए गए हैं उनको डरा धमका के गवाह बनाया जाता है। कहा जाता है कि हम तेरे बेटे को ये कर देंगे, हम तेरे साथ ये कर देंगे, नहीं तो ये झूठी गवाही तुझे देनी पड़ेगी। तो इस तरीके की धमकियां आपने देखी और इन धमकियों में से कौन सी धमकी अपराध की कैटेगरी में आएगी, इस बात को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेक्शन 195 कैपिटल ए आईपीसी पढ़ते हैं या इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन 232 पढ़ते हैं बीएनएस। अब आप ये मत कहना कि अचानक से मैं बीएनएसएस को छोड़ के बीएनएस पे कैसे जंप कर गया और वो भी बीच में। भैया मैं सेक्शन 216 बीएनएसएस पे जंप कर रहा हूं, जिससे कनेक्टेड सेक्शन है ये सेक्शन 232 बीएनएस। और जब तक आप इसको नहीं समझ लेंगे तो सेक्शन 216 बीएनएस समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको 232 बीएनएस पर लेकर गया हूं। चेंज की बात करें तो मैंने पहले बता दिया कोई ज्यादा चेंज यहां आया नहीं है, बट यहां दो क्लॉजेस पहले भी थी इस सेक्शन में, अभी भी दो हैं, बट उनको नंबर दे दिया है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। पहले ऐसा नंबर नहीं दिया गया था, बस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं आया है। तो सबसेक्शन 1 देख लेते हैं क्या कहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। Whoever threatens another, पहली बात, किसी व्यक्ति ने धमकाया किसी दूसरे व्यक्ति को, और किस लिए धमकाया, क्या करके बताऊंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं, कैसे धमकाया। Whoever threatens another with any injury, किसी भी प्रकार की क्षति करने की धमकी दी है to his person, उस पर्सन में खुद उसकी बॉडीली कोई इंजरी कर देगा, इस तरीके से धमकाया है किसी ने, या फिर बॉडीली इंजरी नहीं करेगा तो उसकी रेपुटेशन को खराब कर देगा, उसके सम्मान में कोई क्षति पहुंचा देगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी कर देगा, उसकी संपत्ति में कोई नुकसान पहुंचा देगा। इस तरीके से किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धमकाया है। एक तरीका तो यह हुआ कि जो गवाह है, जिस व्यक्ति ने गवाही देनी है, सीधे सीधे उसको धमकाया कि तेरे शारीरिक चोट पहुंचा दूंगा, तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी, तेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दूंगा। और दूसरा तरीका यह है कि ये जो व्यक्ति जिससे गवाही दिलवाना चाहता है, झूठी गवाही, इस व्यक्ति का हित जिस दूसरे व्यक्ति में हो उस व्यक्ति के लिए धमकी दे दे। देखो कैसे, टू द पर्सन, ऐसे पर्सन की क्षति करने के लिए, ऐसे पर्सन को क्षति करने की धमकी देता है जिस पर्सन में ये वाला व्यक्ति जिसे गवाही देनी है झूठी, ये इंटरेस्टेड है, इसका हित है कुछ, या फिर ऐसे दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को भी खराब करने की धमकी देता है, रेपुटेशन को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट रखता है वो व्यक्ति जिसको गवाही देनी है झूठी, तो जिस पर्सन को झूठी गवाही देनी है सीधे सीधे उसको धमकाया, या जिस पर्सन से गवाही दिलवानी है उस व्यक्ति से संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाया जिसमें इस गवाही देने वाले व्यक्ति का हित है, इंटरेस्टेड पर्सन है। तो दोनों में से किसी को भी धमकी दी जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि धमकी देने के पीछे की इंटेंशन क्या है, वो कराना क्या चाहता है ऐसी धमकी देकर। तो देखिए क्या कराना चाहता है, विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। इंटेंशन क्या है, आशय क्या है उसका, कि उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को धमकी दी है, जिस व्यक्ति को धमकी दी है उस व्यक्ति से क्या कराना चाहता है, टू कॉज गिव फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही, मिथ्या साक्ष्य दिलवाना चाहता है। इस इंटेंशन से धमकाया था उसने। किस किस को धमकाया था वो आपको ध्यान रखना है।
अब जैसे ही इस इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाया तो कहेंगे कि अब ऐसे व्यक्ति ने जिसने धमकाया है उसने एक अपराध कर दिया है सेक्शन 232 बीएनएस का, जो 195 कैपिटल ए आईपीसी का हुआ करता था। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें पनिशमेंट कितनी होगी। तो ऐसा व्यक्ति whoever जिसने ऐसे ऐसे धमकाया, whoever shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or both। तो पनिशमेंट कितनी निर्धारित की गई कि 7 साल तक की पनिशमेंट उसको दी जा सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। देखिए, आइदर डिस्क्रिप्शन जब जब आपको कहीं शब्द मिले तो इस आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब दोनों तरीके में से किसी भी प्रकार की, और दोनों तरीके कौन से, या तो साधारण कारावास या सश्रम कारावास, कठोर दंड, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है इन दोनों में से किसी भी टाइप की पनिशमेंट उसको मिल सकती है जो 7 साल तक की हो सकती है। अब यहां पर आप देखिए, मैंने पीछे जो एग्जाम्पल बताए उनमें से कौन से टाइप की धमकी आपने यहां पर देखी। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक्यूज धमका रहा है किसी गवाह को कि तुम भैया ऐसे ऐसे झूठी गवाही दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, ये कर देंगे और ये कर देंगे। लेकिन अब आगे देखिए, इसकी जो सबसेक्शन 2 है उसमें क्या लिखा, यहां पर जो धमकी दी गई है, ध्यान देना, सबसेक्शन 2 में जो धमकी दी जा रही है वहां पर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए दी गई है। तो कब ये सबसेक्शन 2 का ऑफेंस पूरा होगा, इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आपको सीखने को मिलेंगी। एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलाना चाहता है तो झूठी गवाही दिलवानी है। तो भैया यहां ऐसा काम कौन कौन कर सकते हैं, एक तो शिकायतकर्ता कर सकता है, या कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है जिसको ये सोचता है, जो ये सोचता है कि ये इनोसेंट व्यक्ति है लेकिन इस केस में फंस गया है तो अब इसको मैं सजा दिलवा देता हूं। तो किसी गवाह को धमका के खड़ा कर देता है कि तुम्हें इस व्यक्ति के, इस निर्दोष व्यक्ति की, इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट गवाही देनी है। तो सब सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है, इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कंसीक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस रेफर्ड टू सबसेक्शन 1। यहां पर कहा गया कि यदि मान लो किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया और साथ में उसको सजा दे दी गई। आपने देखा होगा कोर्ट में तो बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को सजा मिलती है। तो क्या ये 232 सबसेक्शन 2 का ऑफेंस बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान देना कि किसी इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट किया गया एंड और सजा दी गई, लेकिन किसके परिणाम स्वरूप सजा दी गई? इन कंसीक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस। जिस व्यक्ति को धमकाया गया था कि तू फॉल्स एविडेंस दे, झूठी गवाही दे, उसने जाकर झूठी गवाही दे दी और उस झूठी गवाही के परिणाम स्वरूप किसी इनोसेंट पर्सन को सजा मिली, देन सबसेक्शन 2 ऑफ 232 बीएनएस का ऑफेंस बनता है। अब मान लो कि सजा तो हुई, झूठी गवाही भी दी गई थी, लेकिन जब जजमेंट हुआ तो इस झूठी गवाही का कोई असर ही नहीं पड़ा सजा पर। दूसरी एविडेंसेस थी जिनके आधार पर सजा दी गई, इस झूठी गवाही का कोई असर नहीं पड़ा। ना ही ये सब्सटेंटिव एविडेंस थी और ना ही कोरोबोरेटिव एविडेंस थी। सजा फिर भी हुई है, झूठी गवाही भी दी गई है, लेकिन इस गवाही के कंसीक्वेंस में नहीं दी गई, तो भी सबसेक्शन 2 सेक्शन 232
बीएनएस नहीं अट्रैक्ट होती है। अगली बात, ये ऑफेंस बनेगा कब? इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। ए इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड, इट मींस एक केस होना चाहिए, उस केस का ट्रायल कंप्लीट हो गया हो और किसी भी इनोसेंट पर्सन को सजा मिल गई। ध्यान देना, इट मींस ये ऑफेंस तब बनेगा जब एक केस का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ये सबसेक्शन 2 का ऑफेंस नहीं बनेगा। और ध्यान देना कि मान लो जिस पर्सन को सजा हुई वो इनोसेंट नहीं था। क्या नहीं था? वो इनोसेंट नहीं था। वो इनोसेंट तो नहीं था, फिर भी फॉल्स एविडेंस दी गई और इस एविडेंस के आधार पर उसको सजा भी हो गई। लेकिन एविडेंस ऐसी है रिकॉर्ड पर जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति जिसको सजा हुई है इनोसेंट नहीं था, तब भी सेक्शन 232 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप वर्ड्स पर कंसंट्रेट कर करके जब देखेंगे देन कुछ मीनिंग निकल कर आएगा। अब इस सेक्शन में और एक बात लिखी गई है, अभी आधी बात हुई। इन्होंने कहा कि कन्विक्ट कर दिया गया और सेंटेंस सजा सुना दी गई। तो सजा को यहां पर डिफाइन कर दिया है कि ये सबसेक्शन 2 ऑफ 232 बीएनएस 232 बीएनएस तभी बनेगी जब ये सजा इन सजाओं में से कोई एक सजा होगी। विद डेथ, झूठी गवाही के आधार पे किसी निर्दोष पर्सन को मृत्युदंड दे दिया गया, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 इयर्स की सजा हुई, या फिर झूठी गवाही के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को 7 साल से अधिक की सजा हुई। इसमें 7 साल तक शामिल नहीं है। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठी गवाही के आधार पर 7 साल की सजा हो गई, तब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 232 बीएनएस अट्रैक्ट नहीं होगी। सजा कितनी होनी चाहिए? मोर देन 7 इयर्स, 7 साल से अधिक की सजा होनी चाहिए। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी शामिल होगा, हालांकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा नहीं गया है क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा 7 साल से ज्यादा की ही होती है। तो यहां पर सबसेक्शन 2 का ऑफेंस बनाने के लिए आपने देखा कि क्या क्या होना आवश्यक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सबसेक्शन 2 का ऑफेंस हो गया तो अब इस व्यक्ति को सजा कैसे मिलेगी? तो सजा के लिए देखिए सबसेक्शन 2 में ही लिखा, द पर्सन हु थ्रेटन्ड। बड़ा ध्यान दीजिएगा इन 3 वर्ड्स पर। द पर्सन हु थ्रेटन्ड, किसको सजा मिल रही है? जिसने धमकी दी है। और कितनी सजा मिलेगी? shall be punished with the same punishment and sentence in the same manner and to the same extent such innocent person is punished and sentenced। जो सजा, जितनी सजा, जिस तरीके की सजा उस इनोसेंट पर्सन को दी गई थी, सेम सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने धमकाया था झूठी गवाही देने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, और जिस फॉल्स एविडेंस के कंसीक्वेंस में ये वाली सजा हुई थी। और ये वाली पनिशमेंट केवल किसमें है? सबसेक्शन 2 में। और मान लो कि किसी पर इनोसेंट पर्सन को सजा 7 साल तक की हुई या 5 साल की हुई या 3 साल की हुई झूठी गवाही के आधार पर, तो फिर उसको पनिशमेंट कहां मिलेगी भैया? वो तो सबसेक्शन 2 में कवर नहीं होता है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी सबसेक्शन 1 में। और कितनी पनिशमेंट होगी उसको? अप टू 7 इयर्स, कितनी भी हो सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो एक व्यक्ति है ए, इसके खिलाफ केस चल रहा है कोर्ट में, ये एक्यूज है, इसने किसी व्यक्ति को धमकी दी, डब्लू, ये मान लो विटनेस है, इसको धमकी दी कि
तू झूठी गवाही दे दे जो मेरे फेवर में हो और जिससे मैं बरी हो जाऊं, ऐसा धमकाया। तो सबसेक्शन 1 का ऑफेंस बनेगा, सबसेक्शन 2 का कभी नहीं बनेगा। सबसेक्शन 2 का तो सजा होने पर बनता है, और वो भी 7 साल से अधिक की बनने पे होगा। अदरवाइज सारी धमकी सबसेक्शन 1 में आ जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ए एक्यूज है सेम केस में, लेकिन ए का फ्रेंड है एफ, और इस फ्रेंड ने धमकाया डब्ल्यू को, विटनेस को, तब किसको सजा मिलेगी? क्योंकि दोनों सबसेक्शन आप देख लीजिए, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, वहां पर किसको मिल रही है सजा? whoever threatens, जिसने धमकी दी। तो यहां सजा किसको मिलेगी? एफ को। लेकिन फायदा किसका हो रहा है धमकी से? ए का। तो ए ने ही तो बोला था एफ को कि तू धमका दे विटनेस को, तो क्या ए को सजा नहीं मिलेगी? क्या ए ने ये ऑफेंस नहीं किया? सेक्शन 232 सबसेक्शन 1 वाला। तो इसका ये मीनिंग निकलेगा दोस्तों कि ए ने भी ऑफेंस किया है, लेकिन वो है कॉन्स्पिरेसी का। सेक्शन 232 की कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस किया, और उसको कॉन्स्पिरेसी के आधार पर सजा मिली। तो ये था सेक्शन 232 कि जब गवाह को धमकाया जाता है तो किस तरीके से धमकाया गया, किस बात के लिए धमकाया गया, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अब इतना समझने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक एफआईआर रजिस्टर हो रखी है ए के अगेंस्ट, और वो विटनेस, वो व्यक्ति जिसने एफआईआर कराई वो है विक्टिम वी। अब ये एक्यूज इस वी को धमकाता है कि तू केस वापस ले ले मेरे खिलाफ जो तुमने एफआईआर दर्ज करा रखी है, नहीं तो तेरे बेटे को मार दूंगा। फियर दिखा रहा है, इंजरी का डर दिखा रहा है। तो क्या ये अपराध बनेगा 232 बीएनएस या 195 ए आईपीसी का? नहीं बनेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा? सेक्शन की लैंग्वेज अगर आप ध्यान रखेंगे तो धमकाने का पर्पज क्या था, इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन थी टू गिव फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही देने के लिए। और यहां पर जो गवाही वर्ड यूज हो रहा है उसके लिए आप सेक्शन 191 आईपीसी देखना, वहां पर बताया गया कि झूठी गवाही देना क्या होता है। तो यहां पर देखिए कि केस वापस लेने के लिए धमकी देना वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब इससे कनेक्टेड सेक्शन है 216 बीएनएसएस, ये मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और यही करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 195 ए सीआरपीसी की। अब क्या कहती है ये दोनों सेक्शन? देखिए, ऑफेंस तो हो गया और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब आप शेड्यूल देखेंगे तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन फिर भी चैप्टर नंबर 15 में एक सेक्शन डाली गई है 216, और चैप्टर नंबर 15 अगर आप देख ही रहे हैं तो वहां पर हमने हेडिंग दिया है अपनी तरफ से कि लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या इस सेक्शन पर भी कोई ना कोई लिमिटेशन है? इस धारा का संज्ञान लेने के लिए भी मैजिस्ट्रेट के ऊपर कोई लिमिटेशन लगाई गई या कुछ दूसरा प्रोसीजर बताया गया है? इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 232 बीएनएस के इंग्रेडिएंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए, हाइप करिए, 830 पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दे दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी जानकारी नए लॉ के बारे में आप लोगों को मिलेगी। नॉट नए लॉ, लॉ की इंटरप्रिटेशन किस तरीके से की जाए, इस तरीके से पढ़ा जाए कि वो याद रह जाए और उसका एप्लीकेशन जरूरत पड़ने पर ठीक से कर दिया जाए, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।